नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्रालय में आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में हलवा सेरेमनी का किया गया आयोजन। पहली बार पेपरलेस होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप किया लॉन्च। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। साल 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की शिरकत। कहा, सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उठाए हैं कई अहम कदम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। मसाला बोर्ड की छोटी इलायची के लिए क्रेता विक्रेता की हुई बैठक। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मसाले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई दर्ज। पहली छमाही के दौरान छोटी इलायची के निर्यात में बढ़ोतरी। इस दौरान 1900 मीट्रिक टन इलायची का हुआ निर्यात। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल 640 जिलों में से 422 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में हुई बढ़ोतरी। पिछले 6 सालों में जन्म के समय लिंगानुपात में 16 अंकों का उछाल। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन दर में भी हुई बढ़ोतरी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में कल नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष बजट की शुरुआत से लेकर इसकी लॉक इन प्रक्रिया तक पहुंचने के प्रतीक के रूप में परंपरागत रूप से हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहली बार अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2021-22 का केंद्रीय बजट कागज रहित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के केंद्रीय बजट के डिजिटल सरल स्वरूप तक पहुंच बनाने के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस मोबाइल ऐप में संविधान के अनुरूप अनुदान और वित्त मांग विधेयक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित केंद्रीय बजट से संबंधित 14 दस्तावेज देखे जा सकते हैं। ऐप में मुद्रण, सर्च, डाउनलोडिंग जैसी सहज विशेषताएं हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर दस्तावेज वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को बजट भाषण के बाद उपलब्ध हो पाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रीष्मकालीन अभियान 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कम अवधि की फसलों के लिए गर्मी के मौसम के उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। इस दौरान प्रमुख सचिव कृषि, राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों, कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मसाला बोर्ड की छोटी इलायची के लिए क्रेता विक्रेता बैठक। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मसाले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। मसालों की रानी छोटी इलायची सुगंध और स्वाद के कारण दुनिया भर में मशहूर है। देश में केरल छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान छोटी इलायची के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 56.52 करोड़ रुपए मूल्य की 1900 मीट्रिक टन इलायची का निर्यात किया गया। इस अवधि में मूल्य के लिहाज से 483% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही मात्रा के आधार पर 369% की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। छोटी इलायची उत्पादक क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारक चुनौतीपूर्ण है। उत्पादन और निर्यात दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक प्रयासों ने छोटी इलायची क्षेत्र के प्रबंधन करने में मदद की है। इस क्षेत्र में विकास के लिए मसाला बोर्ड आपसी तालमेल बनाने के लिए प्रयासरत है।
इसके अलावा साझा मंच प्रदान करने के लिए क्रेता विक्रेता बैठक का भी आयोजन हुआ। इलायची के उत्पादन और निर्यात से वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। देश भर की 1000 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ई नाम से करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। साल 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने देश की सभी कृषि उपज मंडियों को ई नाम पोर्टल यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने का वादा किया था। अभी तक देश भर की 1000 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ई नाम से करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए 14 अप्रैल 2016 को ई नाम योजना यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को शुरू किया गया, जिसके तहत देश की सभी मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को देश में किसी भी मंडी में बेच सकता है। इसके फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। इस योजना का मकसद है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। अगर गोरखपुर का कोई किसान अपनी उपज बिहार में बेचना चाहता है तो कृषि उपज को लाने ले जाने और मार्केटिंग करना आसान हो गया है। मतलब साफ है कि किसान और खरीदार के बीच से ई नाम ने दलाल खत्म कर दिए हैं। इसका लाभ न सिर्फ किसानों को बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। Prosperity to farmers can be ensured by making farm and farming competitive. For this, farm markets need to be liberalized. ई नाम में रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर अब देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अब वे बिचौलियों और आढ़तियों पर निर्भर नहीं रह गए हैं। देश भर में करीब 2700 कृषि उपज मंडियां और 4000 उप बाजार हैं। अब राज्यों की अलग अलग मंडियों के बीच ई नाम से व्यापार हो रहा है। ई नाम योजना के तहत किसान अब ई नाम पोर्टल को डाउनलोड कर देश की सभी मंडियों के भाव देख सकता है और जहां ज्यादा भाव होगा वहां अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सकता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको एमएसपी के दौरान खरीद की ताज़ा जानकारी आंकड़ों के माध्यम से देते हैं। 10,09,057.75 करोड़ के एमएसपी मूल्य पर हुई खरीदी के एमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 82.71 लाख धान के किसान लाभान्वित। इसके अलावा वर्तमान खरीफ विपणन सीजन एमएसपी पर खरीदी जारी है। किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल खरीदी में वृद्धि हुई है। अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है। सरकार ने 1620.41 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य पर दलहन की खरीदी की है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,649 किसान लाभान्वित हुए हैं। 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीदी हुई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। 10,09,057.75 करोड़ के एमएसपी मूल्य पर खरीद जारी है। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें लौकी की खेती। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है।
सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरिद्वार निवासी सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की सीएम बनेंगी। उन्हें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में बाल सभा सत्र के दौरान 1 दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाएंगे। सृष्टि के सामने सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग के कार्यों का प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन देखने के बाद सृष्टि सुझाव देंगी जिनमें बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश की बेटियों और उनकी उपलब्धियों को सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हम अपने देश की बेटी और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को सलाम करते हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बनाने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और लैंगिक संवेदनशीलता में सुधार सहित बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज का दिन विशेष रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करने और यह सुनिश्चित करने का दिन है कि वो सम्मान और अवसर प्राप्त करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन अभियान की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी के साथ ही लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देश ने जन अभियान बनाया, जिससे विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी व लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम देश की बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों से आज के दिन बेटियों को पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बेटियां गौरव हैं, गर्व हैं, खुशी हैं, मीठा स्पर्श हैं, श्वास है, प्राण है, करुणा है, अभिमान है। बेटियां खिलखिलाहट हैं, देश की शान है। गर्ल चाइल्ड डे की सभी बेटियों को शुभकामनाएं। आइए आज के दिन बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान करने को संकल्पित हों। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। भारत में पिछले 6 सालों में जन्म के समय लिंगानुपात में 16 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह आंकड़ा 2014-15 में 918 से 2019-20 में बढ़कर 934 हो गया है। यही नहीं, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन दर में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 77.45% की तुलना में यह बढ़कर 81.32% हो गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने समाज में धीरे धीरे ही सही सोच के स्तर पर बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। योजना का मकसद लड़कियों के जन्म और उनके अधिकार को लेकर समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल 640 जिलों में से 422 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ जिलों में जहां वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात बेहद कम था, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में यह आंकड़ा वर्ष 2014-15 में 694 था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 951 पर पहुंच गया है। इसी तरह हरियाणा के करनाल में 758 से बढ़कर 898, हरियाणा के ही महेंद्रगढ़ में 791 से बढ़कर 919, हरियाणा के रेवाड़ी में 803 से बढ़कर 924 और पंजाब के पटियाला में 847 से बढ़कर 933 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पहली तिमाही के ANC रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी का रुझान दिखाई पड़ रहा है। वर्ष 2014-15 के 61% की तुलना में यह बढ़कर वर्ष 2019-20 में 71% पर पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक इन सालों के संस्थागत प्रसव के मामलों में भी बढ़ोतरी का रुझान दिखाई दिया है। वर्ष 2014-15 के 87% की तुलना में वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 94% पर पहुंच गया है। देश की बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कई योजनाओं के जरिए बालिकाओं को सशक्त बनाने में जुटा है। आइए डालते हैं एक नजर। महिलाएं शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। ITI के माध्यम से बालिकाओं को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 2018-19 में 13.9% महिला प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुई हैं। पूरे देश में महिलाओं के लिए नए ITI की स्थापना के मानदंडों को शिथिल किया गया है। इससे निजी संगठनों, सोसाइटियों को पूरे देश में महिला उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। लक्ष्य अगले 5 वर्षों
में स्किल इंडिया प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी को लगभग 40% तक सुधारना है। अगस्त 2015 से अगस्त 2019 तक कुल 6.92 लाख महिलाओं को ITI में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में 138 NSQF स्वीकृत व्यवसायों में उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से शिल्पकार योजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश में 14,758 ITI के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। 2019 से 2020 में 1 और 2 वर्ष के व्यवसायों में कुल 34.47 लाख सीटें स्वीकृत हैं। 33 NSTI में कुल 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान केवल महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन स्कीम के तहत महिला उन्नयन पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जा रहे हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत कुल 3400 सीट और महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत 225 सीटें 19 NSTIW में स्वीकृत हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाएं स्वयं उद्यमिता या अन्य रोजगार में लगी हुई हैं। राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन स्कीम शुरू की गई है। जेंडर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने IIM बेंगलुरु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप नाम से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसमें 70 फेलो में से 31 महिलाएं हैं। विश्व बैंक की सहायता से स्ट्राइप योजना को शुरू किया गया। 2200 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। स्ट्राइप से सहायता प्राप्त IIT में महिलाओं का नामांकन 15% से बढ़कर 19.1% हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूर्व शिक्षण मान्यता स्कीम शुरू की गई है। वर्ष 2019 से 2020 के दौरान 23 लाख से अधिक RPL प्रमाणन प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक महिला लाभार्थी हैं। श्री सरस्वती महिला गृह उद्योग ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 10,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में साल 2016 से साल 2020 के दौरान कुल 1,06,371 महिलाओं को नामांकित किया गया। प्रधानमंत्री महिला कौशल केंद्र में 4,300 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। जन शिक्षण संस्थान वर्तमान में 227 JSS क्रियाशील हैं। इसमें 85% महिलाएं लाभार्थी हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का प्रयास महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए तमाम योजनाएं कार्य कर रही हैं। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्रालय ने आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में हलवा सेरेमनी का किया गया आयोजन। पहली बार पेपरलेस होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप किया लॉन्च। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। साल 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की शिरकत। कहा, सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उठाए हैं कई अहम कदम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में MSP पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। मसाला बोर्ड की छोटी इलायची के लिए क्रेता विक्रेता की हुई बैठक। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मसाले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई दर्ज। पहली छमाही के दौरान छोटी इलायची के निर्यात में बढ़ोतरी। इस दौरान 1,900 मीट्रिक टन इलायची का हुआ निर्यात। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल 640 जिलों में से 422 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में हुई बढ़ोतरी। पिछले 6 सालों में जन्म के समय लिंगानुपात में 16 अंकों का उछाल। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन दर में भी हुई बढ़ोतरी। और किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।